नमस्कार। आज हम एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसके बारे में सच कहूं तो अक्सर उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। एक ऐसा साम्राज्य जिसका असर आज भी हम महसूस कर सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की। जरा नटराज की इस कमाल की कांस्य प्रतिमा को देखिए। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये धातु में जमा हुआ एक पूरा ब्रह्मांडीय नृत्य है। और ये चोल कारीगरी का सबसे बेहतरीन नमूना है। इसे बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल हुआ था, जो उस जमाने की मेटल आर्ट का एक बेजोड़ उदाहरण है। अब ये कलाकृति देखकर मन में एक सवाल तो आता ही है कि आखिर इस बेहतरीन कला के पीछे कौन लोग थे? वो कौन सा साम्राज्य था जिसने ऐसी अमर विरासत को जन्म दिया? तो चलिए, आज के इस सफर में हम चोलों के शानदार मंदिरों से लेकर उनके उदय की कहानी, उनके शासन करने के अनोखे तरीके, उनके पड़ोसियों से उनके रिश्ते और उनकी बहुत ही पुरानी संगम विरासत तक सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सबूतों की जिन्हें चोल हमारे लिए छोड़ गए। और ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, नहीं, ये उनकी ताकत, उनकी भक्ति और उनकी इंजीनियरिंग की जीती जागती मिसालें हैं। और ये देखिए, तंजावुर का भव्य बृहदीश्वर मंदिर, इसे महान चोल सम्राट राजराज प्रथम ने बनवाया था। और ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि चोलों की ताकत और उनकी दौलत का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। सच कहूं तो ये मंदिर इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। इसकी शानदार द्रविड़ शैली, जिसमें ऊंचे पिरामिड जैसे विमान यानी टावर बने हैं, इसे बहुत खास बनाती है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसके दरवाजे पर ही एक ही पत्थर से तराशी हुई नंदी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये आज भी एक एक्टिव पूजा स्थल है। तो सवाल ये है कि आखिर इतना शक्तिशाली साम्राज्य बना कैसे? चलिए, अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और इस साम्राज्य की शुरुआत की कहानी को समझते हैं। इस साम्राज्य की नींव रखी थी विजयालय ने। वो शुरुआत में पल्लव राजाओं के सामंत हुआ करते थे, मतलब उनके अधीन काम करते थे। तो ये एक तरह से एक छोटे पद से उठकर एक बड़ी शाही ताकत बनने की क्लासिक कहानी है। और उनका उदय बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 850 एडी में विजयालय ने तंजावर पर कब्जा करके नींव रखी। फिर आए राजराज प्रथम, जिनके साथ एक सुनहरा दौर शुरू हुआ। और फिर उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने तो इस साम्राज्य को समुद्र के पार तक पहुंचा दिया। अच्छा, साम्राज्य तो बन गया, पर अब ये समझना जरूरी है कि चोलों ने इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे। उनकी कामयाबी का राज सिर्फ लड़ाइयों में नहीं, बल्कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन करने के तरीके में भी छिपा था। सोचिए जरा, इतने बड़े और अमीर साम्राज्य को सदियों तक इतने अच्छे से कैसे चलाया होगा उन्होंने? इसका जवाब मिलता है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के शानदार तरीके में। देखिए, उन्होंने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मल्टी लेवल सिस्टम बनाया था। पूरा साम्राज्य बटा था प्रांतों में, जिन्हें कहते थे मंडलम। फिर वो बटे थे जिलों में, जिन्हें वलानाडु कहा जाता था। और फिर आते थे उपजिले यानी नाडु। और इस पूरे सिस्टम की जो नींव थी ना, वो थी उर यानी गांव की सभा। ये जो उर और सभा थी ना, ये गांव की सभाएं थीं और इनको काफ़ी आज़ादी दी गई थी। मतलब आप इन्हें आज की लोकल काउंसिल्स की तरह समझ सकते हैं। ये टैक्स वसूलने से लेकर न्याय करने और मंदिरों और सिंचाई का काम देखने तक सब कुछ खुद संभालती थीं। और यही पावर का बंटवारा उनकी स्थिरता का एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन रुकिए, चोलों की ताकत सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। उनकी असली पावर समुद्र में थी। जी हां, उनके पास उस जमाने की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक थी। इसी नौसेना के दम पर उन्होंने उत्तरी श्रीलंका और मालदीव पर जीत हासिल की। अरे, वो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय साम्राज्य, जो आज का इंडोनेशिया है, उस पर भी कामयाब हमला किया। चीन के सोंग राजवंश के साथ तो सीधे व्यापारिक रिश्ते बना लिए थे। उनका दबदबा इतना सादा था कि बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील तक कहा जाने लगा था। सोचिए। अब देखिए, चोल इस कहानी में अकेले नहीं थे। उनका उदय एक ऐसे इलाके में हुआ जहां और भी कई ताकतवर राजवंश थे। तो चलिए उनके कुछ बड़े कॉम्पिटिटर्स और पड़ोसियों पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, एक तरफ थे चोल, जिनका सेंटर था तंजावर और जो अपनी कांस्य से मूर्तियों और नेवी की पावर के लिए मशहूर थे। फिर उनके कॉम्पिटिटर थे कांचीपुरम के पल्लव, जो महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। और फिर थे वातापी के चालुक्य, जिनकी पहचान थी बादामी के गुफा मंदिर। अच्छा,
इन सभी राज्यों की कल्चरल जड़ों को समझने के लिए ना हमें और भी पीछे जाना होगा। संगम युग में ये वो साहित्यिक और सांस्कृतिक नींव थी जिस पर इन सभी साम्राज्यों की इमारत खड़ी हुई। संगम युग ये प्राचीन तमिल इतिहास का एक सुनहरा दौर था। इसे तमिल लिटरेचर का क्लासिकल एज भी कहा जाता है। इसका नाम संगम इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय कवियों और विद्वानों की सभाएं होती थीं, जिन्हें संगम कहते थे। और इन्हीं सभाओं में इस पूरे इलाके की कल्चरल और लिटरेरी पहचान, तुलकाप्पियम जैसा ग्रामर का ग्रंथ, एत्तुतोकई और पत्तुपात्तु जैसे कविताओं के संग्रह और शिल्पदिकारम और मणिमेखलई जैसे महान महाकाव्य, ये सब उसी दौर की देन है। ये सब दिखाता है कि चोलों के आने से भी बहुत पहले ये इलाका कितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअली रिच था। और आखिर में चोलों की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। किसी भी राज्य की असली दौलत उसके खजाने में नहीं होती, बल्कि उस कला, साहित्य और उन इमारतों में होती है जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाता है। चोलों की कहानी तो बस एक उदाहरण है, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारी नज़रों के सामने ही छिपे हुए और न जाने कितने ऐसे शानदार इतिहास हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।